चलो देखो, तो बात कुछ ऐसे है कि हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके अंदर एसिडिक नेचर की बात की जाती है, ठीक है। उसमें H डायरेक्टली अटैच होता है या इनडायरेक्टली अटैच होता है, लेकिन वहां पर ग्रुप जब बदल जाते हैं तब एसिडिक नेचर को कैलकुलेट करना पड़ता है। और जैसा कि पता है कि एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, Ka की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा Ka होता है उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, उतना कम pKa होता है। और Ka और pKa जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। तो उसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक हमने ऑर्डर बनाया हुआ है। ये ऑर्डर कब का है, जब हमारे पास में डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें जो एसिडिक नेचर होता है वो बेसिकली Ka की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है और स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। किसका? स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा? कॉन्जुगेट बेस। मतलब जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्थायी होगा उसके बेस पर भी बात होती है। तो ओवरऑल ऑर्डर कुछ हमने बनाया कि सबसे पहले हमारे पास में सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। हालांकि इससे आगे भी होते हैं, इससे आगे होता है HI, SBr, समझ में आ गया, वो इससे भी ज्यादा होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को अपने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो सबसे पहले होता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, यानी कि उसके ऊपर जो H लगा होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपके पास में जो H है, ये H है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। यानी कि H+I निकालेगा और H+I निकालेगा तो H+I निकालेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट फॉर्म बनेगा। और इसका जो कॉन्जुगेट फॉर्म बनेगा उसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस आप जानने होंगे, यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, आया ना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा मिलेंगे इसका मतलब उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो H+I निकालना उसके लिए इजी होगा और इसलिए इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। जितना अच्छा रेजोनेंस होगा, ठीक। तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कंडीशन कौन सी हो जाती है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद फिर ये पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। यहाँ OH, यहाँ पर NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है और इंपॉर्टेंट इसका एसिडिक नेचर भी है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड जो होता है वो सेकंड नंबर पर आता है। मतलब अगर ये ऑप्शन में कहीं दिख जाए और SO3H नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन कहीं दिख जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसको बोलेंगे। और ध्यान रखना क्यों होता है, फिर वही बात है, फिनॉल का फॉर्म है ये, NO2 लगा हुआ है, H+I निकालेगा, माइनस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा, एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा, यानी स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट की बढ़ेगी। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कौन सा हमारे पास में है, स्क्वायरिक एसिड। हालांकि ये कम दिखता है लेकिन स्क्वायरिक एसिड को आप पहचान लो कि स्क्वायरिक एसिड कैसा होता है। स्क्वायरिक एसिड ऐसा होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर OH और OH होता है, ये स्क्वायरिक एसिड है। जरूर नाम जरूर लिखना किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये पिक्रिक एसिड होता है, ये स्क्वायरिक एसिड होता है। अब स्क्वायरिक एसिड में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। स्क्वायरिक एसिड में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है। हालांकि ये अभी नीट में तो नहीं पूछा गया, लेकिन किस्मत खराब है, कुछ भी हो सकता है, तो पता होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये H+I निकला आएगा, ये माइनस होगा। माइनस होगा तो नेचुरल सी बात है इसके अंदर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जिससे बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, और अगर लेस स्टेबल होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो सब कुछ रेजोनेंस के बेस पर चल रहा है, सब कुछ स्टेबिलिटी के बेस पर चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द स्क्वायरिक एसिड। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है डाई नाइट्रोफिनॉल। ये तो आप जानते हो, डाई नाइट्रोफिनॉल को तो आप जानते हो, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा पर लगे होंगे। डाई नाइट्रो मतलब 2 NO2 ग्रुप लगे होंगे, अरे हाँ है ना, 2 NO2 ग्रुप, फिनॉल के साथ में 2 NO2 ग्रुप लगे होंगे, तो 1-2 पोजीशन में लगे हो सकते हैं, 1-3 पोजीशन में लगे हो सकते हैं। कर लोगे आप, मुझे लग रहा है इसमें तो आप कोई दिक्कत है नहीं आपको। डाई नाइट्रोफिनॉल वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी, यहाँ OH हो गया, यहाँ NO2 यहाँ लगा दो, ठीक है, ये लगा दो, क्लियर है। और भी आप इसको लगा सकते हो, यहाँ पर NO2 यानी कि 2-3 वाली कंडीशन, तो अलग आप बना सकते हो। तो कहीं भी कोई भी डाई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, उसको आप पहले कंसीडर कर लोगे। डाइनाइट्रोफिनॉल के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COH, अच्छी तरीके से आप जानते हो COH, क्लियर। अब COH की बात करते हैं तो COH में एसिडिक नेचर अच्छी तरह से जानते हो अच्छा होता है, Ka की वैल्यू अच्छी होती है, लेकिन इसमें आपको एक बात पता होता है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। कैसा होता है? बेंजोइक एसिड से, आया ना। और फिर कौन सा आता है? एसिटिक एसिड, यानी कि कोई भी आपका जनरल एलिफेटिक एसिड। और आपको पता है एसिड के बारे में हमने ऑर्थो इफेक्ट के बारे में भी जान लिया था, प्लस एम माइनस आई सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ध्यान रखना है एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपना एक अंदर का ऑर्डर है। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड होता है, फिर ये होता है और फिर ये होता है। आ रही बात समझ में? तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं, फिर आपके पास में आता है H2CO3। तो H2CO3 के बारे में बात कर लेते हैं कि H2CO3 क्यों स्टेबल होता है। तो H2CO3 में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो इसकी स्टेबिलिटी, क्यों स्टेबल होता है ये। H2CO3 स्टेबल होता है, आपके पास में H हो गया, O हो गया, देन C डबल बॉन्ड O हो गया, देन OH हो गया, यही तो हुआ। अरे हाँ है ना। और इसमें अगर कंडीशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। और बार बार मैंने क्या कहा है कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया तो इसका मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उधर वाले का जो कंपाउंड होगा रिएक्टेंट का, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर। दूसरी बात H2CO3 में एक बात और ध्यान रखनी है कि H2CO3 जो होता है वो टेम्परेचर पर, मतलब लेस टेम्परेचर पर भी डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा टेम्परेचर अगर इसको मिल गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मिल गया तो भी टूट जाता है, और ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो बेसिकली कहीं पर आपको H2CO3 कम दिखेगा, H2O प्लस CO2 ज्यादा दिखेगा, तो कॉमन सेंस लगा लेना कि H2CO3 बना होगा और फिर देन ब्रेक होके H2O प्लस CO2 में चला गया होगा। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फिर उसके बाद में मोनोनाइट्रोफिनॉल, ये तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा वाली कंडीशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, मोनोनाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, फिनॉल, फिर फिनॉल। ठीक है, बेंजीन पर OH, फिनॉल। फिनॉल के बाद में अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन, अमोनिया से अमोनियम आयन बना हुआ है। तो अमोनियम आयन कैसा होगा, स्टेबल होता है ना, स्टेबिलिटी होती है, तो ये लिया जाएगा। उसके बाद SS, थायोल, थायोल ले लिया गया, SH, थायोल। थायोल के बाद फिर आ गया वाटर, वाटर आ गया। ठीक है, वाटर यानी कि इसका मतलब है थायोल ज्यादा एसिडिक है, किससे, वाटर से। ठीक है, और ये तो होगा ही होगा, अगर आप गौर से देखो तो ये ज्यादा होगा। SH और OH में अगर कंसीडर करोगे तो ऊपर से नीचे की ओर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अरे हाँ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो नीचे वाला S है, ऊपर वाला O है, तो नेचुरल सी बात है S जो होगा वो ज्यादा, SH ज्यादा एसिडिक होगा। फिर वाटर हो गया, वाटर के बाद अल्कोहल हो गया, ROH, अल्कोहल हो गया। फिर कार्बोनिल कंपाउंड, अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन है और उसमें अगर कोई H लगा हुआ है, इसमें आप कहोगे सर इसमें तो H होता नहीं। अरे भाई इसमें H नहीं होता, इसके बगल वाला कार्ब एटम है उसमें तो H होता है। क्लियर हो गया? तो ये अगर H निकलना होगा तो वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, तो नेचुरल सी बात है ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ये रेजोनेंस पे डिपेंड कर रहा होगा या माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में साइनाइड, सेम है, साइनाइड में Cl लगाओ, फिर बगल में कार्ब एटम पर H लगाओ, कार्ब एटम पे H तो होगा ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साइनाइड हो गया। फिर एल्काइन, हाँ एल्काइन के बारे में तो आप जानते ही हो कि एल्काइन वाली कंडीशन क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C देन H। क्लियर है, समझ में आ गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, NH3, अमोनिया आ गई। ठीक है, अमोनिया लेस एसिडिक होता है, वैसे तो आप लुईस बेस जानते ही जानते हो उसको, लेस एसिडिक होता है। फिर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हालांकि सबसे कम एसिडिक है लेकिन कुछ से ज्यादा है, तो ये हो गया। फिर एल्कीन हो गया, फिर एल्कीन हो गया, और भी बहुत से, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा आपके सामने रख दिए। 4, 5, 6 दिमाग में रखने वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही घूम के आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बन चुके हैं, 4, 5, 6 दिमाग में रखने जो मेन ऊपर वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो नहीं समझ पाओगे। अब पॉइंट ये उठता है कि आखिर हम इसका करते क्या है। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन ये होगा कि हमने आपके सामने एक इस टाइप सा
डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था RSO3H, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था यहाँ पर ROH, तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ था RNS2, चौथा लिखा हुआ था यहाँ पर वाटर। और हमने आपसे पूछा कि बताओ इसका डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऑर्डर दिमाग में रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएगा कि 4 ऑप्शन पटक दिए और पूछा गया बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर दिमाग में रखना है। सल्फोनिक एसिड सबसे पहले, ठीक है, सल्फोनिक एसिड सबसे पहले आ जाएगा, ए आ गया। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर वाटर। ये देखो इससे कम होता है और ये उससे कम हो जाता है, अमोनिया डेरिवेटिव है, ये उससे और कम हो जाएगा, तो फिर वाटर आ जाएगा। वाटर आ जाएगा यानी डी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर है कि नहीं है। फिर डी आ गया, ठीक है, फिर डी आ गया, डी आ गया, फिर कौन सा आ गया, बी, बी आ गया, फिर आ गया सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक, क्लियर। तो एसिडिक ऑर्डर का, एसिडिक नेचर का ऑर्डर यहाँ पर मिल जाता है। अब जरा कुछ एक दो बातें एसेशन रीजन पे करते हैं, फिर आते हैं आगे की मुद्दे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, इसमें अगर हम बात करें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये फिनॉल है। इसमें पूछा गया है, इसमें लिखा गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। एक लाइन लिखी गई, उसका एक स्टेटमेंट लिखा गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन क्या होगा, वो रीजन कुछ भी लिखा हो, लेकिन मैं एक्चुअल की बात करता हूं कि एक्चुअली रीजन क्या होगा, क्यों ऐसा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। देखो बात को समझो, रीजन समझ लो, बहुत बढ़िया पॉइंट। आपके पास में एसिड है, ये बात समझ में आ गई, ये हो गया। और यहां पर आपके पास में क्या है, यहां पर फिनॉल है। अगर मैं आपसे बात करूं, फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है और ये हमारा एसिड है। आवाज आ रही, चेक करना, देख, ठीक है। दोनों में अगर बात करें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखें, तो एक बात मुझे बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा किसमें मिलेंगे, फिनॉक्साइड में मिलेंगे। यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसके ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये मोर एसिडिक होगा, जबकि ऐसा नहीं है, होता ये है। तो रीजन क्या है, रीजन देखो, यहां पर जब आप रेजोनेंस कर रहे हो तो यहां पर स्ट्रक्चर देखो, दो कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पर 2, क्लियर। और यहां जब आप रेजोनेंस करोगे, ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आएगी, कितने बनेंगे, ठीक है, क्लियर है, ज्यादा बनेंगे। बात समझ में आ रही है, ज्यादा बनेंगे, क्लियर। तो फिर ये क्यों नहीं है और ये क्यों है, तो रीजन समझ लो। मैंने एक बात बहुत पहले बोली थी, मैंने कहा जहां पर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो मोर स्टेबल होता है अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अरे हाँ या ना, यानी कि इसका मतलब यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हो गए, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, बोलो हो गया। और यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, हाँ या ना। यानी कि यहाँ पर तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, नेगेटिव 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 लगेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव दोनों ही ऑक्सीजन पे लगेगा, इसके अलावा कहीं नेगेटिव नहीं लगेगा। तो रीजनिंग समझ में आ गई है कि अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई ये इससे ज्यादा एसिडिक है लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके इससे ज्यादा है, रीजन, तो रीजन ये होगा कि इसमें क्या है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसमें अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हमने आपको हमेशा बताया कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला जो भी मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा मोर स्टेबल होगा, किससे, मोर स्टेबल होगा किससे, जो अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है कंपैरिजन टू फिनॉल। ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, रीजनिंग के एसेशन रीजन के बेस पर ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको क्या दिया जाता है, एक एसिड दे दिया जाता है
और उस एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ या किसी बेस के साथ कर दी जाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक एसिड दिया जाता है और एसिड देके किसी मेटल या किसी बेस के साथ कर देते हैं और बेस के साथ करने पर वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत बढ़िया सी बात हो जाएगी। एग्जांपल ले लेता हूं, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। एग्जांपल है RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaOH। ये हमने रिएक्शन की, रिएक्शन करने पर हमने यहाँ पर, भाई ये तो बात आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है? एसिडिक हाइड्रोजन है, ये प्लस है ये माइनस है, और इसमें करोगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा। यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर अब यहाँ देखें तो RC क्या बन जाएगा यहाँ पर, इसको देखो आप, R देन C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा। क्लियर? प्लस H2O। क्लियर? यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, बॉन्ड नहीं बनता इनके बीच में। आयनिक है ये आयनिक है, ये कोवलेंट है, ये आयनिक है। तो क्वेश्चन पूछा यह रिएक्शन होगी कि नहीं। तो यार नेचुरल सी बात है, H दिख गया, मेटल तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर ही देता है, तो दिमाग में बात आएगी। बिल्कुल, हाइड्रोजन दिखा, H हटाओ, क्या लगाओ, मेटल लगाओ, मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, रिएक्शन होगी कि नहीं। तो दुविधा है, पहली नजर में तो हाँ, फिर थोड़ा सोचोगे दुविधा, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, प्यारा दुलारा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी बात है। ये देखो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास में एसिड स्ट्रॉन्ग है और इसकी रिएक्शन आप Na से कर दो, NaH से कर दो, NaOH से कर दो, NaNH2 से कर दो, या कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मतलब विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व किसी के साथ ले लो, और वो ऐसा ले लो जो कि यहां से H को हटाए। एसिडिक, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में से H को हटाएगा, अरे हाँ या ना, ऐसा लो जो H को हटा सके। और हटाने पर अगर उस कंडीशन पर यहां पर वीक एसिड फॉर्म हो जाए, वीक एसिड बन जाए, वीक एसिड बन जाए, तब रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, मतलब रिएक्शन होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी रिएक्शन, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बनने के बाद यहां पर वीक एसिड होना चाहिए। अगर वीक एसिड यहां बन जाए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 100% रिएक्शन होगी, और अगर उल्टा हो गया तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, होगा कि नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। अब देखो इसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की बात कर रहा हूं। एक बार मुझे बताओ, यहीं पर चेक कर लेता हूं, RCOH है और यहां पर क्या है, H2O है। जरा देखो ऑर्डर, कहानी खत्म एक ही मिनट में। वाटर कहाँ है, वाटर यहाँ है, और यहाँ क्या है, एल्काइन कहाँ है, यहाँ है। अरे देखो यार, ये एल्काइन हो गया, ये वाटर हो गया, कौन ज्यादा है जो स्ट्रॉन्ग है? बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब अपन कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। यानी कि ये कैसा हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा हो गया, वीक एसिड, है ना। हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड, या उल्टा हो गया, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल। अब आई बात समझ में, सिंपल सी बात थी। 4 ऑप्शन को चेक करना है। कैसा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है, कौन सी अभिक्रिया सही नहीं है। समझ में आ गई बात, क्लियर?
ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और वहां कंफ्यूज रहता है यार ये चक्कर क्या है। तो चक्कर ये है कि उधर क्या रखना पड़ेगा, इधर क्या रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, इधर क्या रखना पड़ेगा, वीक एसिड, तो मामला बनेगा, नहीं तो मामला नहीं बनेगा। किसी के साथ रिएक्शन हो सकती है, सोडियम NaH NaOH NaNH2 एंड देन कोई भी। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। RCOOH प्लस Na, RCONA प्लस H2, हाफ मोल, बैलेंस नहीं किया मैंने। फटाफट रिएक्शन देखेंगे कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। फटाफट देखो, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, फटाफट देखो। यहां पर एक और लिख लो, बहुत बढ़िया, एक और NaSCO3, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आ गया क्वेश्चन? हो जाएगा, क्लियर है? बताओ क्या आंसर आएगा, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी। पहले वाले में RCOH है, NaOH है, H2 बना, H2 बहुत पीछे है, ये कैसा है बच्चों, वीक एसिड है कि नहीं है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है, तो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पर H2 कहाँ है, ये देखो H2 बना, ये कैसा हो गया, वीक एसिड। भैया ऑर्डर ध्यान रखो, ऑर्डर ध्यान रखो, ऑर्डर कहाँ है, ये देखो H2 पीछे, H2 पीछे, अरे हो रही कि नहीं हो रही है, H2 पीछे, तो हो गया कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ आ जाओ, क्लियर है, वीक एसिड है, ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ बताओ, यहाँ अमोनिया आ गया, अमोनिया है, अमोनिया देखो, अमोनिया कहाँ है, अमोनिया कहाँ है, ये अमोनिया है, एल्काइन के बाद अमोनिया है, इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये देखो रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ क्या हो गया आपके पास में, वीक एसिड, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब पॉसिबल है। यहाँ देखो NaSCO3 H2CO3 है, ये कैसा हो गया, वीक एसिड। अच्छा मैं कह रहा हूँ H2CO3 ना दिखे तो क्या दिखेगा वहां पर, H2O प्लस CO2, ये दिखेगा नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा, ठीक है, H2O प्लस CO2 ये दिख जाएगा, बात एक ही है, तो समझ जाओगे आप लोग, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। H2CO3 NaOH, बताओ H2CO3 NaOH, वाटर, वाटर पीछे आएगा, H2CO3 पहले आएगा, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कैसा हो जाएगा बेटा, वीक एसिड, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। क्लियर है, तो देख ले, समझ में आ गया कि कहाँ पर पॉसिबल है और कहाँ पॉसिबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी, क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। चलो अगली बात करते हैं। एक छोटी सी बात हम बता देते हैं, NaSCO3 के लिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। बहुत बार क्वेश्चन आया था। अच्छा NaSCO3 में क्या होता है, जब रिएक्शन होती है बुदबुदाहट टाइप की एक गैस बनती है, ठीक है, तो वहां पर लिखा जा सकता है ये कि एक गैस बुदबुदाहट टाइप के रूप में निकल रही, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है वहां पे, H2CO3 H2O प्लस CO2। तो पॉइंट ये होता है कि कौन NaSCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। देखो NaSCO3 के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, तो NaSCO3 के साथ क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। किसी भी अम्ल के साथ H के साथ में अगर हम NaSCO3 की अभिक्रिया कर रहे हैं तो NaSCO3 की अभिक्रिया करेंगे H के साथ में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा। तो H2CO3 से पहले क्या कह रहा हूं मैं, देख लो आप, देख लो क्या कहा मैंने, H2CO3 से पहले, H2CO3 से पहले, H2CO3 कहाँ लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, लिखा नहीं, H2CO3 से पहले जितने भी है, H2CO3 से पहले जितने भी है
वो सभी के सभी क्या करेंगे, नेचुरल सी बात है, सभी के सभी रिएक्शन कर लेंगे। किसके साथ? NaSCO3 के साथ। या ऐसे समझ लो, कोई भी कंपाउंड है, उससे पहले वाले सारे रिएक्शन कर सकते हैं, उसके बाद वाले नहीं करेंगे। ऐसे समझ में आया कि नहीं? अरे उससे पहले वाले कोई भी Na से करवा लो, NaOH से करवा लो, NaNH2 से करवा लो, NaSCO3 से करवा लो, किसी धात्विक तत्व से करवा लो, सबसे हो जाएगा, लेकिन बाद वाले नहीं होंगे। तो वही चीज यहां समझा रहा हूं, H2CO3 से पहले वाले जितने होंगे वो सब रिएक्शन कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है H2CO3 के बारे में, मतलब NaSCO3 के बारे में, कि कौन NaSCO3 के साथ में परीक्षण देता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच कंपाउंड गिव द टेस्ट ऑफ द NaSCO3, कौन सा टेस्ट देता है? तो मैंने कहा बुद्बुदाहट वाला। समझ में आ गया? तो परीक्षण कौन देता है? अरे परीक्षण का मतलब देता कौन है, मतलब जो रिएक्शन करेगा वो करेगा, परीक्षण देगा। तो कौन देगा? इससे पहले वाला। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना है। सल्फोनिक एसिड लिख दे रहा हूं मैं, लग दे रहा हूं यहां पर, देखो सल्फोनिक एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, समझ में आ गया, पिक्रिक एसिड हो गया, क्लियर है? स्क्वायरिक एसिड हो जाएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाएगा, कोई डाउट यहां तक? और डाइनाइट्रोफिनॉल भी दिख जाएगा, डाइनाइट्रोफिनॉल भी दिख जाएगा। लेकिन डाइनाइट्रोफिनॉल को बहुत बाद में रखना। सबसे बेस्ट जो होता है अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा SO3H और पिक्रिक एसिड बहुत दिखेगा। हालांकि एसिड कोई भी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी हो तो भी दिखेगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, क्लियर है? तीनों ऑप्शन में कोई एक दिख जाएगा। अब लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, उसको भी देख लो। एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, और वो है, एक एक्सेप्शन है ये वाला OHNO2, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये एक्सेप्शन है, ठीक है? पैरानाइट्रोफिनॉल देखो यहां पर दिख रहा होगा, पैरा मोनोनाइट्रोफिनॉल पीछे दिख रहा है, देखो दिख रहा है, कहां दिख रहा है? ये देखो मोनोनाइट्रोफिनॉल। तो मोनोनाइट्रोफिनॉल में इकलौता कौन सा? पैरानाइट्रोफिनॉल। ये NaHCO3 के साथ में रिएक्शन देता है, इस बात को ध्यान रखना। NaHCO3 के साथ में ये रिएक्शन देता है, ये एक्सेप्शन है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये NO2 है और ये ONO है, ठीक है? ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये ऑप्शन में दिख जाए तो भाई ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मेटा हो या ऑर्थो हो तो मत देखना, सिर्फ पैरा। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कर लोगे इस पर, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कर लोगे, निपटा दोगे। कोई डाउट यहां तक? तो क्या सीखा आपने कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, और किस बेस पर है वो? एसिडिक नेचर पर। तो अगर आपको कोई ऑप्शन दे दे, चारों ऑप्शन में देख लो कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ग्रुप से भी समझ सकते हैं, क्लियर? और कौन रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा, ये यहां से समझ सकते हैं। चलो भाई, सीख गए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो चलो अब बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। तो बेसिक नेचर तो हमने काफी सीख ही लिया, लास्ट क्लास में हमने एनलीन में सीख लिया, सेकेंडरी में सीख लिया, टर्सरी में सीख लिया, SIP सीख लिया, ठीक है? और जनरली हमने एलिफेटिक अमीन में भी स्टार्टिंग में सीख लिया था प्लस आई लगा के, ठीक है? अब ऐसे कंपाउंड हो जाए जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, सुनिएगा मेरी बात को, नाइट्रोजन की उपस्थिति हो। आप जरा गौर से देखो कि सारे कंपाउंड जो लग रहे हैं वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के, अलग अलग क्रियात्मक समूह के। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे डील करेंगे? तो वहां पर एक काम करते हैं ऑर्डर का। ऑर्डर में सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे ज्यादा ये कंपाउंड गौर से देखना, ये वाला, ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, NH2 देन C डबल बॉन्ड NH देन NH2। इसको बोलते हैं ग्वानाडीन, ग्वानाडीन, ठीक है? ग्वानाडीन, ग्वानाडीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करता है, सबसे ज्यादा क्षारीय व्यवहार शो करता है। ऑप्शन में ये दिख जाए इस पर लटक जाओ। हाँ, मतलब यही है,
समझ में आया? छोड़ना नहीं है। हाँ, बेसिक नेचर बेटा, बेसिक नेचर। समझ में आ गया? क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन समझ लो, क्यों होता है, समझो क्यों होता है। क्योंकि इसमें ये नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन में और इस नाइट्रोजन में, तीनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सुनो मेरी बात, तीनों नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये कॉन्जुगेशन बनाएगा तो ये बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। अगर ये कॉन्जुगेशन बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड यूज हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। और ये वाला तो कॉन्जुगेशन बना ही नहीं सकता, ये तो पता ही है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि ये दे दे, ये करनी, ये ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब आपके पास में रेजोनेंस भी है, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी ना। स्टेबिलिटी आएगी तो ये मोर स्टेबल होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो होगा किससे? जिस कंपाउंड से होगा वो कैसा होगा? लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल होगा तो कैसा होगा? मोर बेसिक। आगे बात समझ में? इसलिए जो ग्वानिडीन होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर शो करता है, ग्वानिडीन। ठीक है, क्लियर है? रेजोनेंस के थ्रू तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद एक NH2 कम कर दो, एक NH2 ग्रुप कम कर दिया तो नेचुरल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से यूज हो रहे हैं? चलो मैं अगर आपको बताऊं कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यूज होगा। भाई बाकी ये तो रेजोनेंस में करेगा, ये डिलोकलाइज करेगा, ये थोड़ी करेगा, ये डिलोकलाइज नहीं करेगा। डिलोकलाइज समझ रहे हो ना? घूर्णन, घूमना घूमना है ना? हाँ समझ गए ना? हाँ हाँ मिल गया होगा, करेगा। फिर ये कौन सा है बेटा? एलिफेटिक अमीन है, NH2 हो गया। इसके बाद ये आएगा। फिर ये कौन सा है? CH डबल बॉन्ड NH फॉर्म। इस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया। यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। प्लस एम नेचर है बच्चों, प्लस एम नेचर है। अरे हाँ या ना? NH2 प्लस एम नेचर होगा, लेकिन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ये ज्यादा बेसिक होगा। किससे? इससे। समझ में आ रही बात? क्यों? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? एक तो ऊपर की ओर ले रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर खींचेगा तो प्लस माइनस हो गया, बोलो हाँ या ना? फिर ऊपर से कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई। कौन सा हो गया? माइनस आई। आपको पता होगा जैसे जैसे माइनस आई माइनस आई मिलता है, नेचर बेसिक कम होता जाता है। ये देखो, यहाँ से यहाँ रेजोनेंस करेगा। समझ में आ गया? और ये नाइट्रोजन है, इस पर रेजोनेंस नहीं होगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। फिलहाल पहला काम क्या करना है? पहला काम, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करता है और सबसे कम। और मैं आपको बता दूं यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। 4 ऑप्शन आएंगे, पूछा जाएगा कौन सा बेसिक है। ठीक है, देखते ही पहचान लोगे तुम लोग, ऑर्डर के बेस पर देखते ही पहचान लोगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है, देख के पहचान लोगे कि भैया ये ज्यादा बेसिक होगा। और 99% में ग्वानिडीन जो होता है वो पहले दिख जाता है कि यही होगा। समझ गए बात को? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बेसिक नेचर क्यों है ये समझ में आ गया, क्यों ज्यादा है क्यों कम है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी एक जगह कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा होगा, और वो कंफ्यूजन ये है कि आपको मैंने एलिफेटिक दे दिया, आपको एलिफेटिक दे दिया, आपको RCONH2 दे दिया यानी कि एमाइड दे दिया, और मैंने आपको दे दिया है RC ट्रिपल बॉन्ड। और मैं आपको बता दूं बच्चे यहाँ पर कर जाते हैं, धोखा हो जाता है उनके साथ में। धोखा तो होता ही है वैसे उनके साथ में, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त धोखा होता है। धोखा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ऑर्डर ये होता है, धोखा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देख लो आप, देखो दिमाग में यहाँ तो चलो इनका लग जाता है कि यहाँ ये लोन पेयर है, बढ़िया रखा हुआ है, R ग्रुप सामने लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, बढ़िया से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन बढ़ रही है, इसका मतलब उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर? दूसरा यहाँ दिमाग में आता है कि यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कंडीशन दिख जा रही है, RCO माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके हो जाएगा NH2 प्लस। बढ़िया। तीसरा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है,
कॉन्जुगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है। तो कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले कर देते हैं और इसको बाद में पटक देते हैं, और ये ऑप्शन पहले ही रखा होता है। इंतजार कर रहा था, आओ मुझे लगाओ, और तुम लगा देते हो और तुम्हारे लग जाते हैं फिर, है कि नहीं है? समझ में आया ना? ये है कंडीशन। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये कि ऐसा क्यों वो पीछे गया, ऐसा क्यों वो पीछे गया। रीजन समझो, समझो रीजन। देखो रीजन समझाता हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। रीजन देखो क्या है, एक काम करो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, कितनी होगी? अरे ये कॉन्जुगेशन कर लेगा ना, कॉन्जुगेशन करेगा तो कितनी हो जाएगी, sp2। समझ में आया? हाँ, डबल बॉन्ड का प्रयोग कर लेगा, बना लेगा वहां पर, तब ढूंढना है। अरे उसे कार्यकलाप तो करने दो, व्यवहार तो दिखाने दो। कोई इंसान हमारे घर में आएगा, जब तक कमीनापन नहीं दिखाएगा हम कैसे पहचानेंगे कोई कमीनापन है, कि हमें उसे चाय पिलानी है कि नहीं पिलानी है? समझ में आया कि नहीं? तो व्यवहार तो उसे करने दो। तुमने व्यवहार किया नहीं है, लोन पेयर रखा हुआ है, तो sp3 हो जाएगा, फिर तो खेल ही खत्म। समझ में आया नहीं? sp2। यहाँ देखो, यहाँ कौन सा होगा, sp। अब एक चीज मैंने सिखाई थी, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। समझ में आया कि नहीं है? परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और उतना ही कम क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। अरे हाँ या ना? अब आ गया समझ में? क्लियर है? बढ़िया, गुड। आज उसको सालों बाद एक चीज समझ में आई है। कितने सालों के बाद आ गया वापस अपना शेर, बस चीकू शेर है, आ गया शेर। अब देखना तुम, अब सब कुछ समझ जाएगा, जो नहीं बताऊंगा वो भी समझ जाएगा ये। समझ में आई बात? तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा होती है। और एसिडिक नेचर के बारे में हम लोग देखते हैं कि एसिडिक नेचर उसका ज्यादा होता है, तो बेसिक नेचर उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये भाई साहब पीछे रह जाते हैं। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? समझ गए? कर लोगे क्वेश्चन? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, नाइट्रोजन पर। चलो अगली बात, एक दो क्वेश्चन और फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बना रहा हूं, यहाँ नाइट्रोजन बनाया। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं। देख नहीं रहा होगा, ये दो नाइट्रोजन मैंने यहां लगा दिए, ठीक है? इसका नाम दिया मैंने 1, इसका नाम दिया मैंने 2। बताओ कौन ज्यादा बेसिक है, 1 और 2 में कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा? मैंने ऐसा एग्जांपल लगा दिया है, 1 और 2 में कौन ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा? यहाँ एच भी लगा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ एच भी लगा हुआ है, यहाँ एच भी लगा हुआ है। बताओ 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 कौन ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा 1 और 2 में? 1 में क्या है, लोन पेयर है, बिल्कुल है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बिल्कुल है। समझ में आया कि नहीं है? अरे आ रहा है समझ में? और भाई साहब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना भाई साहब क्या कर रहे हो, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो। अरे क्या कर रहा है वो, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और यहाँ पर नाइट्रोजन का आइटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। तो भाई कौन ज्यादा बेसिक होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्या करते हो यार, क्या करते हो? समझ में आया? वो कंपाउंड, हाँ ओहो समझ गया मैं क्यों तुम्हारा दिमाग चल। अरे बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्रियात्मक समूह है, दो अलग अलग खानदान के बच्चे हैं ये, तो दो अलग अलग है खानदान। ये इकलौता खानदान है, ये सेम खानदान है भाई। समझ में आया कि नहीं है? हाँ तो वहां मत लगा देना सर, यहां से ये गया डबल बॉन्ड हो गया,
ये एक ही खानदान के हैं। अरे भाई ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा तो लोन पेयर खत्म हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे तो लेने कौन आएगा? तुम्हारे घर में चाय खत्म होगी तो कोई पीने आएगा? तो पहले भगा दोगी, भाग जाओ। वो अलग बात, बेशरम टाइप के लोग होते चले आते, अब तो बना के जाओ। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन का समझ में आया खेल? पक्का? हाँ, ये ध्यान रखना है। अब पक्का समझ में आ रही कहानी? क्लियर? अच्छा, अब इसी में एक काम और कर रहा हूं मैं, एक काम और कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये लगाया, ये लगाया, ये डबल बॉन्ड लगाया और एक और एन यहां लगा दिया। ये H हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई। क्लियर? बैलेंस कर लो H से, ये H से बैलेंस कर लिया, ये यूं कर लिया। हाँ ठीक है। अब बताओ, अब तीनों बता दो 1 2 3 में कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये देखो क्या हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। समझ में आ रही बात? इसके तो होगा यूज, ये तो गया, इसके तो यूज हो गए। अब इसके बच्चे और इसके बच्चे, अब ये खाली बैठा हुआ है यहाँ, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहीं कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? कोई ना कोई अटैक कर लेगा इस पर आकर, बेसिक नेचर हो जाएगा। और इसमें इसमें कंपेयर करो तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? अब समझ में आ गया होगा। अब देख लो, क्योंकि भाई है दोनों पे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, दोनों पे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, दोनों पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रहे हैं। अब चेक कर लो, यहाँ पर कर लोगे अब तो कौन हो जाएगा? नेचुरल से बात है, यही होगा। ये एलिफेटिक की तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एलिफेटिक अमीन की तरह जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन देखते समझ में आ गया कि किसका बेसिक नेचर। अगर यूज हो गया तो बेसिक नेचर कम कर लेंगे, अगर भर भर के रखा हुआ है तो बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। क्या भर भर के रखा है? इलेक्ट्रॉन। बोला ये तो पता था कि भर भर के रखा है, लेकिन ये नहीं पता कि रखा क्या था। समझ गए? ध्यान है, कर लोगे, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया वाला। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया मस्त वाला क्वेश्चन, बहुत बार दिमाग खराब करता है ये क्वेश्चन। ये पिरिडीन, पिरिडीन, ये हमारा है एनिलीन, और ये हमारा है, इसका नाम बताओ। हाँ, बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा तुमने। ये है, इन तीनों की बात कर रहे हैं, बेसिक नेचर की बात करेंगे। कौन ज्यादा बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक? क्या करें हम? इलेक्ट्रॉन चेक कर ले, इलेक्ट्रॉन चेक। वैसे तो बेसिकली भाई सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है, सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि H लगा लो, अमोनियम आयन बना लो, है ना, और फिर स्टेबिलिटी चेक कर लो। सबसे बेस्ट तरीका वही होता ही है। क्लियर है? चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, इसके लोन पेयर की क्या इसमें जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है। सब बढ़िया तरीके से रेजोनेंस होगा तो किनके बीच में हो जाएगा? इनके बीच में। क्लियर है? इनके बीच में हो जाएगा, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्री होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा। हो गया? अरे हाँ है ना? अब देखो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन प्रयोग होंगे, बिल्कुल होंगे, होंगे होंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन प्रयोग होंगे, बिल्कुल होंगे। रेजोनेंस में इसके इलेक्ट्रॉन प्रयोग होंगे, बना चुके, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे, तब फसावट आ गई अपनी। ये तो सबसे ज्यादा हो गया, तो हम अपन किनारे कर देंगे। ये पिरिडीन भाई सब अलग चलेगा। अब इन दोनों की लड़ाई चलेगी, इन दोनों में कौन ऐसा होगा जो कि ज्यादा बेसिक नेचर शो करेगा। दोनों में इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है। बताओ बताओ, इसमें ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा होगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ।
जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल हो जाए, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल हो जाए, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल हो जाए वो होगा स्टेबल। यहाँ H लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर NH3 प्लस, अरे हाँ या ना, यहाँ H लेगा तो क्या बनेगा NH3 प्लस, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर H, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। है सही है, सही है, अरे हाँ या ना, सही है। नहीं ऐसा होगा, अरे क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और अब इन दोनों में चेक करना पड़ेगा कौन सा आयन मोर स्टेबल है। जिसका आयन इधर मोर स्टेबल, उधर वाला लेस स्टेबल, और उधर वाला लेस स्टेबल, तो मोर बेसिक। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, समझ में आया। अभी एक टर्म और आएगा, बिल्कुल सही बात है, एक एरोमेटिसिटी वाली टर्म आएगी, क्लियर है, एरोमेटिसिटी वाला टर्म है। यानी कि यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो अभी भी एरोमेटिक नेचर शो करेगा, ये अपना एरोमेटिक नेचर खत्म करेगा। अभी आगे वाला टॉपिक वही आने वाला है। या दूसरे लैंग्वेज में कह दो, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी कम होगी यानी कि इसका मतलब ये कैसा हो गया, लेस स्टेबल, और ये लेस स्टेबल हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल, और ये मोर स्टेबल होगा तो कैसा होगा, लेस बेसिक। आ गया समझ में। तो ये ऑर्डर जो है ना, आंखों में बसा लो, हाँ ये बसाओ, कुछ और मत बसाओ, ये बसाओ। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आया। पेरिडीन, एनिलीन, पायरोल। क्लियर हो गया। तो ये बात सीखनी बहुत जरूरी थी आपको, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है। बताओ क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, नेचुरल सी बात है भाई, यहाँ पर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, डिलोकलाइज इसके हो रहे हैं, इसके तो यूज हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना, इसके नहीं होंगे। और दो नाइट्रोजन है, मैंने बोला ना नाइट्रोजन एटम बढ़ाते जाओ बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले आ गया डी, डी आ गया। फिर इसके तो बढ़िया आराम से शांति से बैठे हुए हैं, इस वाले के डिलोकलाइज हो रहे और इस वाले के नहीं हो रहे। तो इन दोनों में अगर बात करें तो एलिफेटिक पहले जाएगा, इसका मतलब सी आ जाएगा। और फिर ए और बी में मैंने अभी बता ही चुका हूं तुम्हें, ए यहाँ होगा बी यहाँ होगा, है ना, सिंपल क्वेश्चन, पहचान लिया। अरे समझ में आया कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना है वो समझ में आ गया, नाइट्रोजन एटम जितने ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा। फिर उसके बाद एलिफेटिक आ जाएगा, बताया ऑर्डर है। अब फिर इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में बात ध्यान रखना हमेशा, पहले ये आएगा फिर बाद में ये आएगा, बस इतना ही दिमाग में रखो, काम हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, कहानी क्लियर हो गई, कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है आगे चलते हैं।